हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई रियली होप यू आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल इन योर लाइफ एंड यू आर बीइंग ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए ये नवंबर का महीना, नवंबर से दिसंबर का जो महीना है, ये दो महीना बहुत सारा एग्जाम एक साथ पाइल अप हो चुके हैं। किसी का प्रीलिम्स, किसी का मेंस। तो ये वीडियो खास करके उन बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो एसबीआई क्लर्क का मेंस में बैठने वाले हैं, या फिर जो अपकमिंग आईपीएस क्लर्क का भी मेंस होगा, उसमें भी वो लोग जो लोग अपियर करने वाले हैं, उन सब लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में जैसे हम प्रीवियस कुछ वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट मेंस लेवल का क्वेश्चन लेके उठाया है, और उसको ट्रिकफुली कैसे आप स्मार्टली डील कर सकते हो एग्जाम हॉल में, उसको लेकर डिस्कशन करते थे। सेम पैटर्न इस वीडियो में भी हम फॉलो करने वाले हैं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग फर्दर मोर टाइम, वी शुड स्टार्ट दिस सेशन, है ना। चलो, इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ ऐसा है। आई होप ये आपको प्रॉपरली दिख रहा होगा। बोला क्या जा रहा है, दो एक कंडीशन है। बोला जा रहा है कि ऑन नॉर्मल डेज ए बोट कैन कवर 42 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 58 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 4 आवर्स। सेकेंड कंडीशन क्या है, ऑन रेनी डेज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज इंक्रीज बाई 50%, while the speed of the boat is still water is decreased by 20%। तो एक में इंक्रीज हुआ, दूसरे में डिक्रीज हुआ। और साथ साथ ये भी बोल दिया गया है कि ऑन रेनी डेज द बोट कैन कवर 110 किलोमीटर इन स्टिल वाटर इन 5 hours 30 minutes। तो ये सेशन शुरू करने से पहले ना मैं दो चीज आप लोगों के साथ पहले ही क्लियरली बोल देना चाहता हूँ कि हमने जो लास्ट कुछ वीडियो भी अपलोड किया है इस चैनल के ऊपर, उसमें भी हम कैलकुलेशन के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिए हैं, क्योंकि उसका एक ही रीजन है। जो स्पेशली ये सीरीज चल रहा है, अरिथमेटिक बेस्ड सीरीज, ये वो लोगों के लिए है, ये वो लोगों के लिए जो अपना जो बेसिक फंडामेंटल है वो क्लियर करके आए हैं। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे मैं बेसिक क्लासेस करा रहा हूँ। तो अगर मैं बेसिक क्लासेस आप लोगों को नहीं करा रहा हूँ इस वीडियो सीरीज पे, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बना के दे रहा हूँ, वहां से आप एक्स खुद ब खुद निकाल लेंगे। अगर मैं आपको एक इक्वेशन फॉर्म करके दे रहा हूँ, तो उसका कैलकुलेशन आप खुद से कर लेंगे। इस वीडियो सीरीज में हमारा मेन मकसद है विद सॉरी विद इन शॉर्ट टाइम कैसे आप लोगों के साथ एक कंसेप्ट, एक क्लियर कंसेप्ट का क्लियरिटी, या फिर स्मार्टली कैसे क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, उसको लेके आप ज़्यादा फोकस्ड है ये वीडियो सब। कैलकुलेशन आई होप कि आप खुद से कर सकते हो। तो मैं इस वीडियो पे ऊपर बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करूंगा। मैं कैलकुलेशन को अवॉइड करके बस कॉन्सेप्चुअली आप कैसे क्वेश्चन को ट्रिकफुली सॉल्व कर सकते हो एग्जाम हॉल में, उसी के ऊपर फोकस करूंगा ज़्यादा, है ना। तो देखो, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में आपको दो कंडीशन पहले दिख जाना चाहिए। वो क्या है, यहाँ पे दो कंडीशन है। एक तो है ऑन रेनी डेज, रेनी डेज। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा है ऑन नॉर्मल डेज। तो आपको पहले से ही दिमाग में ये दो कंडीशन का सिमिलरिटी, डिसिमिलरिटी, या जो वैल्यूज है वो वैल्यूज डिस्टिंक्ट आपके पास रहना चाहिए, है ना। तो अब देखो, लास्ट लाइन में बोल दिया गया था कि ऑन रेनी डेज द बोट कैन कवर 110 किलोमीटर इन स्टिल वाटर इन 5 hours 30 minutes। तो अगर ऐसा है तो मैं क्या, जो बोट का स्पीड है उसको मैं 110, जो डिस्टेंस है इसको आवर जितना टाइम लगता है 5 घंटा 30 मिनट, मतलब 5.5 आवर, है ना। तो ये 20 बोल सकता हूँ क्या, बोल सकता हूँ, है ना। तो ऑन रेनी डेज द बोट कैन कवर इन स्टील वाटर, तो स्टील वाटर स्पीड ऑन रेनी डेज इज व्हाट, 20 किलोमीटर पर आवर। अब देखो, मजे की बात ये बोल दिया गया था कि while the speed of the boat in still water is decreased by 20% when on rainy days, on rainy days
20% डिक्रीज होके रहता है। तो अगर ये 20% डिक्रीज होने के बाद का वैल्यू है, तो नॉर्मल डेज में तो स्पीड कितना रहता है, बोट का स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर, इसमें कोई शक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो आप स्टार्टिंग में चले जाओ। स्टार्टिंग में क्या बोला जा रहा है कि उसको जाना है कितना है, 42 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड कितना जाना है, 58 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। जाहिर सा बात है 42 किलोमीटर जब अपस्ट्रीम जाएगा तो बोट का स्पीड तो 25 है, माइनस में क्या कर लूंगा, वाई स्ट्रीम का स्पीड, यही तो होता है, और 58 डिवाइडेड बाई 25 प्लस वाई, ये क्या है, डाउनस्ट्रीम स्पीड। डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड मुझे क्या देगा, टाइम। तो टाइम कुल मिला के कितना बोल के रखा है, 4। तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे ठीक से कैंसिल आउट करके, आप इसको 20 हाफ मतलब 2 से काट कूट के ऐसा बना सकते हो ना आराम से। बना सकते हो। तो आप खुद सोचो ये पार्ट 2 कब होगा, जब पॉइंट में तो आ ही सकता है, लेकिन y का वैल्यू अगर आप 4 पुट करते हो तो देखो यहां से 1 आता है, यहां से भी 1 आता है, तो 2 सेटिस्फाई हो जाता है। तो ये चीजें आपको कुछ दिखना चाहिए एग्जाम हॉल में। अगर आपको ये दिख रहा है तभी आपका प्रिपरेशन सही चल रहा है, नहीं तो आपको इक्वेशन सॉल्व करना और भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि ये सब बेसिक इक्वेशन आप अगर पूरा सॉल्व करने जाएंगे तो आपका एग्जाम हॉल में पूरा ही टाइम वेस्ट होगा, है ना। तो अगर आपको y मिल गया है 4, y क्या है, y है हमारा स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, यही तो है। तो अब देखो आपसे क्या क्या पूछा है, डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट ऑन नॉर्मल डेज कर सकते हो आप, क्योंकि आपके पास नॉर्मल डेज का एक्स भी पता है, जो कि नॉर्मल डेज का बोट का स्ट्रीम, बोट का जो स्पीड है ये एक्स से हम लोग डिनोट करते हैं जनरली, और ये वाई दोनों पता है। तो आप नॉर्मल डेज में डाउनस्ट्रीम स्पीड निकाल सकते हो, बिल्कुल। अपस्ट्रीम स्पीड ऑन रेनी डेज वो भी निकाल सकते हो। तो अगर ये दो निकाल सकते हो तो टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 56 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 52 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम ये भी निकाल सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस, क्योंकि तीनों आप निकाल सकते हो है ना। चलो इसके बाद आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। देखो ये क्वेश्चन बहुत क्लासिक क्वेश्चन है जो रिपीटेडली पूछा जा रहा है पेपर में, और यहाँ पे ना कुछ आपको करेक्शन की जरूरत है। मैं पहले करेक्शन क्या है वो बोल देता हूँ देखो यहाँ पे बोला है ए मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो रेस्पेक्टिवली, उसके बाद ना एक डैश लगा देना है, ठीक है। फर्स्ट डैश जो है वो वाला है, फिर 20% ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विथ 40 लीटर्स ऑफ water such that the ratio of milk to water in the resultant mixture becomes, वहां पे और एक डैश लगा लेना है, ठीक है। और एक टर्म्स एंड कंडीशन क्या बोलती है कि द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इज नॉट इन बिटवीन 200 लीटर्स एंड 300 लीटर्स, ठीक है। तो ये दो जो फिल इन द ब्लैंक्स आपको करने बोला है वो कहां से आ रहा है, वो ये 3 ऑप्शन से आ रहा है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। आपको चेक करना है कि कौन सा दो पेयर ऑफ कॉम्बिनेशन का ऑप्शन सही बैठ रहा है अकॉर्डिंग टू दिस डेटा, है ना। समझ आया क्वेश्चन क्या है पहले तो। अब देखो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। बोला गया मैं, अच्छा यहाँ पे 3 केस बनेगा क्योंकि 3 ऑप्शन है, आपको समझ में आना चाहिए कि ये 3 जो डेटा ऑप्शन है हमारे पास, तो उसके हिसाब से मिल्क और वाटर इनिशियली अलग अलग होगा, क्योंकि ये जो फर्स्ट जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो मुझे क्या बोल रहा है, कंटेंट्स मिल्क इन द वाटर, मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो रेस्पेक्टिवली, मतलब इनिशियली कितना था वो मुझे, जो पहला जो पार्ट है ये मुझे इनिशियल वाला देगा वैल्यू, और ये जो लास्ट वाला वैल्यू है ये क्या दिखाएगा, लास्ट तक क्या हुआ मिक्सचर में, इतना कुछ जो हुआ 20% उठाया मैंने, 40 लीटर ढाला मैंने, फिर अंत तक क्या रेशियो रह गया, ये सेकेंड पार्ट दिखा रहा है। तो अगर मैं ऑप्शन नंबर 1 को चूज करता हूं, ऑप्शन नंबर 1 को मैं देखता हूं इन आइसोलेशन,
तो मुझे क्या दिख रहा है कि मिल्क इस क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, मैं मान लेता हूं 3x है। वाटर इस क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, इस ऑप्शन के हिसाब से कितना है, 5x है। अब बोला गया था कि 20% मिक्सचर को मैं टेकन आउट कर रहा हूं, तो 80% तो अभी भी रह रहा है, तो 80% मिल्क से भी रहेगा, वाटर से भी रहेगा। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। 80% अगर मिल्क से रह रहा है तो ऐसा इतना कुछ रह जाएगा, 80% अगर वाटर से रह रहा है तो इतना कुछ रह जाएगा। लेकिन साथ साथ मैंने 40 लीटर वाटर ऐड भी तो करा है ना। तो इतना कुछ करने के बाद मेरे पास जो मिल्क और वाटर का रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है 1/2, 1:2। तो बेसिकली आपको सॉल्व क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। आप देखेंगे पाएंगे, आप अगर ठीक से सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू ना यहाँ पे 50 आएगा, 50। ठीक है। अब x का वैल्यू अगर 50 आ रहा है तो आपसे पूछा गया था इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इज नॉट लाई बिटवीन 200 एंड 300। ये तो हो गया। द वैल्यूज गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल फिल द ब्लैंक्स। ठीक है। तो अगर ऐसा ऐसा है तो इनिशियल क्वांटिटी कितना है हमारा यहाँ पे 3x प्लस 5x 8x। 8x अगर है तो 8 इंटू 50 मतलब 400। मेरा जो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर है वो 200 से 300 के बीच में नहीं आ सकता, लेकिन नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है उस वो मेरे लिए करेक्ट एक ऑप्शन है। ठीक है। अब सेम वे में अब ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 को भी टेस्ट करेंगे। कैसे? सेम फैशन, 2y। ऑप्शन नंबर 2 में 2:3 से शुरू कर रहे हैं ना, मिल्क और वाटर। क्या बोल रहे हैं वो लोग, 2:3 में है सॉरी। 20% निकालने के बाद यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ रहेगा फंडा, 0.8 ऑफ 3y। और यहाँ पे साथ साथ वाटर में 40 लीटर वाटर ऐड हुआ है। इतना कुछ होने के बाद रेशियो कितना बन रहा है, 16:31 या जो भी दिया है 16:31 है। यहां से आप चेक करेंगे, आप चेक करेंगे यहां से y का वैल्यू कितना आ रहा है। ठीक है ना। सिमिलरली यहां पे 5z और 4z है। 5z का अगर आप 80% ले रहे हो और 4z का भी 80% ही ले रहे हो, क्योंकि 20% आप निकाल दिए हो और 40 लीटर वाटर ऐड कर रहे हो। ये करने के बाद क्या आ रहा है, 10:13, 10:13 आ रहा है। तो आप देखेंगे पाएंगे कि यहाँ पे z का वैल्यू जो आएगा ना वो 20 आएगा शायद, आप चेक कर लीजिएगा। तो 20 जब आप यहाँ पे पुट करेंगे 5z प्लस 4z पे, आपको यहाँ पे 9z मिलेगा। 9z मतलब 9 इंटू z 20, दैट इज 180। मतलब इनिशियल क्वांटिटी यहाँ पे कितना आ रहा है, 180। हमको 200 से 300 के बीच में नहीं आना चाहिए था, नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 भी करेक्ट है। अब देखो आपके लिए एक टास्क है आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आप खुद से y का वैल्यू यहाँ से निकालो। y का वैल्यू निकालने के बाद आपको अल्टीमेटली चेक करना है कि 5y कितना बन रहा है। 5y दुनिया का कुछ भी बन सकता है, बस ऐसा कोई वैल्यू नहीं बनना चाहिए कि 200 से 300 के बीच में हो। अगर 200 से 300 के बीच में आ रहा है वो वैल्यू, 5y का वैल्यू जो कि इनिशियल क्वांटिटी दिखला रहा है इस क्वेश्चन, इस सेकंड ऑप्शन के हिसाब से, अगर वो वैल्यू 200 से 300 के बीच में आ रहा है तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अगर नहीं आ रहा है तो ये ऑप्शन भी वैलिड है। तो उसके हिसाब से आप आंसर मार्क करोगे। तो प्लीज लेट मी नो व्हाट यू आर गेटिंग। एंड अगर कॉन्सेप्ट क्लियर भी नहीं हो रहा तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो बेझिझक होके, है ना। अच्छा देखो थर्ड क्वेश्चन। अब ये थर्ड क्वेश्चन जो है इसमें भी थोड़ा बहुत आपको करेक्शन की जरूरत है ना। पहले मैं वो करेक्शन करवा देता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन में। देखो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेकंड वाला जो बी वाला इक्वेशन है वो एक्चुअली ऐसा है, x² प्लस 15x माइनस 286। ये बी है आपका। ये माइनस साइन नहीं आया था फॉर वट एवर रीजन। और सी ऑप्शन जो है वो ऐसा कुछ है। ठीक है।
आपको इस क्वेश्चन में बेसिकली देखना क्या है कि अगर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स जो है वो पॉजिटिव होंगे या फिर नेगेटिव होंगे, दोनों ही पॉजिटिव होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे, एक पॉजिटिव होंगे या फिर एक नेगेटिव होंगे, इसमें से कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। आपको आप अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे टाइम लगा के पूरा सॉल्व करके, मतलब जैसे हम बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते तब वैसे तो आप कर ही सकते हो, लेकिन आपको एक नोट याद रखना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आपको ये तो बेसिक सा फंडा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये जनरल इक्वेशन है। उसके हिसाब से सी बाई ए अगर ग्रेटर देन जीरो होता है और बी बाई ए अगर लेस देन जीरो होता है तो वैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों ही रूट पॉजिटिव होगा। क्लियर है? अगर सी बाई ए ग्रेटर देन जीरो होता है और बी बाई ए भी ग्रेटर देन जीरो होता है तो वैसे केस में उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों ही जो रूट होंगे वो नेगेटिव होंगे। और अगर सी बाई ए यही लेस देन जीरो आ जाता है तो वैसा वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है वो ऑपोजिट साइन देंगे, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। क्लियर है? तो अब देखो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, ए से आर को कनेक्ट कर रहा है। ए से आर कनेक्ट कर रहा है मतलब बोलना चाह रहा है एग्जैक्टली वन रूट इज नेगेटिव। तो मुझे चेक क्या करना है, मुझे चेक करना है क्या नंबर वन इक्वेशन में सी बाई ए जीरो हो रहा है क्या। सी मेरा इस इक्वेशन में कितना है 32 है, ए कितना है 1 है, क्या वो जीरो आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो एग्जैक्टली वन रूट इज नेगेटिव, ए और आर तो नहीं होगा फिर, है ना। तो अगर एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32, इसमें हम देखेंगे, इस पे आप देखेंगे तो इसका c बाई ए ग्रेटर देन जीरो हो रहा है ऑब्वियसली। अब देखिए बी बाई ए कितना आ रहा है, -12 आ रहा है। बी कितना है -12, ए कितना है 1, तो बी बाई ए -12 है मतलब नेगेटिव है, लेस देन जीरो है। तो इस वाले इक्वेशन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था, बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव। मतलब अगर आपको यहाँ पे ए के साथ पी का एक पेयर बना के देता तो करेक्ट होता, लेकिन ए से आर नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। अच्छा, बी से आर क्या बोल रहे हैं, बी से आर मतलब एग्जैक्टली वन रूट इज नेगेटिव। एग्जैक्टली वन रूट इज नेगेटिव कब होता है, जब सी बाई ए नेगेटिव होता है। अब देखिए सी कितना है -286, ए कितना है 1, माइनस में आ रहा है नेगेटिव है, सी बाई ए ही नेगेटिव है, तो बी से आर जो बोल रहा था कि एग्जैक्टली वन रूट इज नेगेटिव, ये करेक्ट है। करेक्ट है, समझ में आया? ठीक है, अब देखो ऑप्शन नंबर सी, एक्स स्क्वायर -29x -210, सी के साथ किसको जोड़ रहा है, बोल रहा है कि बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव। बोथ द रूट्स पॉजिटिव होने के लिए सी बाई ए को ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। क्या सी बाई ए ग्रेटर देन जीरो हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ओनली 2। अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट आप बहुत ध्यान से समझ लेंगे और इसी कॉन्सेप्ट से बेस्ड आपको अपकमिंग जो मेंस है आपका बैंकिंग एग्जाम का मेंस, उसमें मिल जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जस्ट मिनट। अब ये जो क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन भी बहुत ही फंडामेंटल बेस्ड क्वेश्चन है। आप देखेंगे इस वीडियो में खास करके कुछ बहुत ज्यादा हम शॉर्ट ट्रिक या कुछ मैजिक यूज नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप मैजिक लगा ही नहीं सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन का फॉर्मेशन ही ऐसा है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है कि x -2 years ago the age of mother was 60 years,
बस इतना लाइन पढ़ के आपको ये दिमाग में इक्वेशन बैठना चाहिए कि x-2 years ago अगर 60 years है तो अभी कितना है? क्या अभी उसका उनका एज इतना है, हम बोल सकते हैं क्या? x-2 years ago the age of the mother was 60 years. तो 2 साल बाद उसका उनका जो मदर है उनका एज कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? x-2 years ago, x-2 years ago, तो ये प्रेजेंट एज है मदर का। तो बोला गया है द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर एंड द मदर इज this much 2x-2 and x is to 7. The mother is 4 years younger than the father. तो मदर 4 years younger है फादर से, तो फादर का प्रेजेंट एज कितना रहा होगा? इतना रहा होगा, यंगर है तभी 58 है ना? तो अब अगर ऐसा है द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज, देखो बोल दिया गया है कि मदर का जो प्रेजेंट एज है फादर का पहले, सॉरी फादर का पहले है, ठीक है। फादर का कितना है 62 प्लस एक्स और मदर का कितना है 58 प्लस एक्स। इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या है 2x-2 बाई एक्स प्लस 7। अब जाहिर सा बात है इसको अगर आप सॉल्व करेंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लास्ट तक देखिएगा ऐसा कुछ बनेगा, है ना? तो आप यहां से दो वैल्यू पाएंगे, एक तो -55, दूसरा मिलेगा आपको 10। तो ऑब्वियसली आपको 10 चूज करना है ना? तो अगर ऐसा है तो आप देखिए धीरे धीरे सब कुछ यहाँ पे क्लियर होता जाएगा। तो फिर मदर का एज एक्चुअल में अभी कितना है 58 प्लस 10 दैट इज 68। फादर का एज अभी कितना है 62 प्लस 10 दैट इज 72, है ना? अब इसके बाद एक स्टोरी है, द बोला गया है द फादर एंड द मदर गॉट मैरिड 3x plus 5 years ago and the daughter was born x/2 years after their marriage. तो 5 साल पहले शादी हुआ और उस शादी के 3 साल बाद अगर डॉटर बॉर्न होता है तो डॉटर का एज क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं 3x प्लस 5 माइनस x/2। 5 साल पहले शादी हुआ, 3 साल पहले उस शादी के बाद, शादी का 3 साल बाद मान लीजिए अपने आप को कि कोई एक पैदा हो रहा है, मतलब उनका जो सन या डॉटर पैदा हो रहा है। तो 5 साल पहले शादी हुआ, शादी के 3 साल बाद अगर कोई पैदा हो रहा है तो वो जो पैदा हुआ उनका एज कितना होगा? ऑब्वियसली 5 - 3 2 होगा। वही कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप इस इक्वेशन को देखेंगे ठीक से तो यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ से 35 और यहाँ से 5 - 5 तो डी कितना हो जाएगा 30 इयर्स, मतलब डॉटर का एज कितना है 30 इयर्स, है ना? तो सन कितना होगा? अब देखिए सन और डॉटर में प्रेजेंट एज का डिफरेंस कितने का है, एक अगर y है तो दूसरा y - 5 है, मतलब सन छोटा है, कितना छोटा है 5 वैल्यू छोटा है। तो सन का एग्जैक्ट कितना आएगा 25 आएगा। आपसे पूछा गया था कि फाइंड द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड द सन। फादर एंड द सन एज मिला के कितना बनेगा 97। देखने में यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। अगर आप एक एक करके एक एक लाइन का जो डेटा है उसको एक एक करके अनफोल्ड करते चलेंगे और इक्वेशन को थोड़ा बनाते चलेंगे
तो ये क्वेश्चन उतना भी टफ नहीं है, लेकिन मेंस लेवल में ऐसा, मेंस के पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है ना, एटलीस्ट इन क्लरिकल पेपर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, m and n are the roots of the quadratic equation this। पहले तो मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा सा ठीक से लिख लेता हूँ, मुझे दिखने में बहुत अजीब सा लग रहा है। 17 इंटू 16 ये कितना होता है 272, और 30 इंटू 9 मतलब 270। मतलब बेसिकली जो इक्वेशन है वो क्या क्या है, वो ये वाला इक्वेशन है। बोला जा रहा है कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का दो रूट जो है वो m एंड n है। तो हमको पता होना चाहिए कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट का समेशन हमेशा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। तो अगर ऐसा है तो m प्लस एन क्या हो जाएगा 2, m इंटू एन कितना हो जाएगा, वो क्या होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रूट्स, क्या होता है c बाई ए। सी बाई ए मेरे लिए कितना है, c है -5, 1 a कितना है, कुछ भी नहीं 1। तो मेरा डेटा क्या आया, m प्लस एन 2, एम एन इज -5। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर m प्लस 1 एंड n प्लस 1। तो अगर ऐसा वो पूछ रहा है तो मैं पहले ये निकाल लेता हूं कि जिस इक्वेशन का दोनों रूट m प्लस 1 और n प्लस 1 होता है, तो वो वैल्यू हमारे पास है क्या, m प्लस n 2 है, और यहाँ पे और 2 एक्स्ट्रा मिल रहा है मतलब 4 है। अब ये 4 क्या दिखाता है, 4 मुझे दिखाता है ये वैल्यू को, जो इक्वेशन बनेगा उस इक्वेशन का माइनस बी बाई ए करने से 4 आना चाहिए, है ना। साथ साथ मुझे m प्लस 1 और n प्लस 1 मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये भी देखना चाहिए, mn प्लस m प्लस n प्लस 1 ऐसा ही कुछ होगा। अब mn का वैल्यू मुझे पता है -1, m प्लस n कितना होता है +2 एंड 1, मतलब ये कितना आएगा -2। मतलब जो इक्वेशन बनेगा उस इक्वेशन का जो प्रोडक्ट है वो -2 है। दैट मीन्स उस इक्वेशन में अगर मैं c बाई ए करूंगा, c बाई ए करने से मुझे -2 मिलना चाहिए। अब देखो कहां पे मिल रहा है ऐसा, आपको इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में ऐसा मिल जाएगा। कैसे, मैं आपको चेक करवाता हूं। दो रूट का समेशन कितना था मेरा 4, है ना, और दोनों रूट का मल्टीप्लिकेशन कितना था -2। अब यहाँ पे माइनस बी बाई ए का जो माइनस है और -4 का जो माइनस है, ये नलीफाई होके बी बाई ए कितना बनता 4। ठीक है, और सी बाई ए में सी कितना है मेरा -2 और ए तो कुछ है ही नहीं 1। अब देखो ये जो दो इक्वेशन है उसमें तो सी बाई ए 4 बन रहा है, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब बचा सी एंड डी, सी एंड ई। अब ई में अगर आप सी बाई ए करेंगे तो कितना बनेगा 2, लेकिन आपको तो चाहिए -2, तो ये भी नहीं होगा। अब सी को अगर आप चेक करेंगे, तो सी में माइनस बी बाई ए कितना बैठ रहा है +4, है ना। माइनस, हमेशा दोनों रूट का समेशन माइनस में आता है, माइनस बी बाई ए, लेकिन यहाँ पे तो प्लस देकर रखा है, तो ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, x² -4x -2। बहुत ही फंडामेंटल बेस्ड क्वेश्चन था, लेकिन पूछ सकते हैं आपसे पेपर में। अब ये होता है आपके लिए स्कोरिंग क्वेश्चंस, जो आपको पेपर में अटेम्प्ट जरूर करना है। नंबर सीरीज बेस्ड क्वेश्चन, जैसे आपको प्रीलिम्स के पेपर में नंबर सीरीज एक मिलता है या फिर 5 डिफरेंट मिलता है, अलग अलग से मिलता है, लेकिन आपको यहाँ पे 3 नंबर सीरीज सॉल्व करा के शायद से 2 मार्क्स दे दे,
कभी कभी 1 मार्क्स भी दे सकता है। आपके पेपर में 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो 1.5 मार्क्स के लिए ये आ जाएगा कि 3 सॉल्व करो, फिर आप 1.5 मार्क्स आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में जो फर्स्ट सीरीज है क्या बोल रहे हैं, पहले तो ऑब्वियसली आपको तीनों सीरीज में कुछ नंबर्स दिख रहे होंगे, कुछ अच्छा, फर्स्ट और थर्ड में एक अननोन क्वांटिटी है पी एन क्यू, और सेकंड वाले में बोला है सेकंड वाले में, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, सेकंड वाले में बोला है कि ये सीरीज में कुछ टर्म एक रॉन्ग है, जो टर्म रॉन्ग है उसको क्यू मान लेना है, सॉरी उसको आर मान लेना है ना। ऐसे कुछ बोला, वो देख लेते हैं एक बार। सीरीज 1 and 3 कंटेंट्स, सॉरी ये P है, कंटेंट मिसिंग टर्म नेमली P and R, ठीक है। whereas series 2 has an odd man out namely Q, तो आपको फिर उन तीनों के बीच में रिलेशन निकालना है। तो आपको अगर फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, फर्स्ट क्वेश्चन में जो 36 और 66 का डिफरेंस है वो कितना है, 30। 66 एंड 122 का डिफरेंस 56। 122 एंड 212 उनका डिफरेंस कितना है, 90। अगर आप डिफरेंस का भी डिफरेंस देखेंगे तो 26, इसके बाद डिफरेंस कितना आ रहा है, 34। अगर आप उसी पैटर्न में चलेंगे तो आपके पास आगे रेफरेंस नहीं है, लेकिन अगर आप ये 30 को आप ये देख पाते हो कि ये तो 5 इंटू 6 है ना, ये तो 5 इंटू 6 है। 56 को आप अगर 7 इंटू 8 ये देख पाते हो, 90 को अगर आप 9 इंटू 10 देख पाते हो, तो आप आसानी से जो नेक्स्ट टर्म है वो निकाल सकते हो। क्या होगा वो डिफरेंस, कितना होगा उसका डिफरेंस, होगा 11 इंटू 12, कितना डिफरेंस, दैट इज 132। 132 डिफरेंस है फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम 212, तो 212 प्लस 132 कितना आ जाएगा, 344। तो फर्स्ट सीरीज का वैल्यू क्या आया, 344। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में बोला है रॉन्ग टर्म। रॉन्ग टर्म जब आप पहले का दो डिफरेंस देखेंगे, पहले का जब आप दो डिफरेंस देखेंगे आपको मिलेगा द डिफरेंस इज 2 ओनली, फिर डिफरेंस इज 10। तो आपको ये 2 1 क्यूब प्लस 1 के फॉर्म में आप इसको सोच सकते हो, 10 को 2 क्यूब प्लस 2 के हिसाब से आप सोच सकते हो। तो इसके बाद जो आएगा उसका डिफरेंस क्या होगा, 3 क्यूब प्लस 3, द डिफरेंस मस्ट बी 30। अब देखो 306 के साथ 30 डिफरेंस अगर लाएंगे आप, तो जो टर्म बनेगा ना वो टर्म कितना बन जाएगा, 336। यस और नॉट, तो 336 विल बी द सेकेंड आंसर। ये मेरा फर्स्ट सीरीज का आंसर था। थर्ड सीरीज में देखो डिफरेंस कितना बन रहा है पहले दो का, क्योंकि ये सीरीज थर्ड नंबर सीरीज या फर्स्ट नंबर सीरीज देख के आपको ये आइडिया तो लगना चाहिए कि ये सीरीज सब मल्टीप्लिकेशन सीरीज तो है नहीं, डिफरेंस से ही बनेगा कहीं ना कहीं। तो मल्टीप्लिकेशन से अगर बनेगा नहीं तो डिफरेंस से अगर बनेगा, तो पहला डिफरेंस मुझे कितना दिख रहा है, 101। सेकंड डिफरेंस मुझे कितना दिख रहा है, 103। तो मुझे नेक्स्ट डिफरेंस कितना दिखना चाहिए, या तो 105 दिखना चाहिए या फिर 107 दिखना चाहिए। अब अगर यहाँ पे 225 के साथ 105 आप ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 327। लेकिन 327 के साथ डिफरेंस कितना बन जाएगा, 438 का 111। तो 5 के बाद तो 7 आना चाहिए था, 7 तो नहीं आ रहा है, तो वैसे नहीं चल रहा है। तो फिर कैसे चल रहा होगा,
101 103 के बाद हम नेक्स्ट डिफरेंस लेंगे 107, क्योंकि सब एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर सब है ना। तो 107 अगर आप डिफरेंस लेंगे 222 के साथ, तो वो वैल्यू कितना आएगा, 329। ये हो जाएगा आपका थर्ड आंसर। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग आप यहां से ऑप्शन पिक करेंगे। समझ आया बात? चलिए, ऑप्शन पिक आप खुद कर लीजिएगा, आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आपको अटपटा सा लग रहा है। अगर आप इसको प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे एग्जाम हॉल में, तो ऐसा क्वेश्चन तो आपको अटपटा सा लग सकता है ना। देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि एम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका जो दो रूट है, दो रूट का जो डिफरेंस है वही एम है ना। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका दो रूट क्या होगा बाय द वे, 3 एंड 18 होगा। 3 एंड 18 का डिफरेंस 15 है, तो मतलब मेरा एम का वैल्यू 15 है। एम का वैल्यू अगर 15 है, तो ये सीरीज कैसा बन जाएगा, 14, देन 55, देन 110, देन 178, 264, एंड देन ये कितना बन जाएगा, 369। अब फाइंड द ऑड मैन आउट, यही आपको करना है। अब अगेन इस सीरीज को देख के आपको पहला बात तो ये क्लियर आइडिया लग जाना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन का तो चक्कर है नहीं यहाँ पे। मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो मैं पहले एक बार डिफरेंस चेक कर लेता हूँ। डिफरेंस अगर मैं चेक करने जा रहा हूँ, तो मुझे पहला डिफरेंस क्या दिख रहा है, पहला डिफरेंस दिख रहा है 41 का। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस मुझे कितने का दिख रहा है, 55 का। इधर से देखेंगे तो मुझे क्या डिफरेंस दिख रहा है, 105 का। अब देखो, 41 इज नथिंग बट 6 स्क्वायर प्लस 5। दिस इज नथिंग बट 10 स्क्वायर प्लस 5। तो अब 6 से शुरू होकर 10 तक पहुंचा है, और बीच में डिफरेंस कितना है, 4। तो दो दो का गैपिंग तो आ नहीं सकता। तो 6 के बाद नेक्स्ट गैपिंग किससे फुलफिल करना था मुझे, 7 स्क्वायर प्लस 5 से करना था। अब अगर 7 स्क्वायर प्लस 5 से करोगे, तो 7 स्क्वायर प्लस 5 54 होगा। तो 54 जब हो जाएगा, तो ये टर्म 110 की जगह पे क्या होना चाहिए था, 109, 109 होना चाहिए था। ठीक है ना। तो 109 मतलब कौन सा है करेक्ट ऑप्शन, खुद बताइए। आंसर पिक करना मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं। मेरा टर्म कौन सा रॉन्ग आ रहा है, 7 स्क्वायर प्लस 5। तो क्या उस हिसाब से 178 और 264 भी फिलअप हो रहा है क्या, अब एक बार चेक कर लीजिएगा। कितना डिफरेंस है, 86 का है। 86 का डिफरेंस है, मतलब 9 स्क्वायर प्लस 5 बराबर है ना। तो 54 डिफरेंस होना चाहिए था, लेकिन 55 दे के रखा है, तो यहाँ पे रॉन्ग है। ठीक है, तो 110 को मैं रॉन्ग मान सकता हूं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आपको पैनिक मोड में डाल सकता है। आप इसको देख के पैनिक कर सकते हो, लेकिन ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। अगर आपको इक्वेशन बनाना आता है, और उस इक्वेशन को बना के कैसे आप जल्दी उसको, जल्दी भी नहीं मैं बोलूंगा, मेंस में अगर आप ये क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको ये इक्वेशन जल्दी भी अगर आप नहीं बना रहे हो, इक्वेशन बना ले रहे हो और थोड़ा टाइम लेके भी बना रहे हो, तब भी आप गेनर हो। क्योंकि ये क्वेश्चन देखिए बहुत लोग स्किप का बटन दबा के आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन आप देखेंगे इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। बोला गया है, इस ए बस ट्रेवल्स ए जर्नी इन 3 सेगमेंट्स। 3 सेगमेंट में जर्नी कंप्लीट करता है। पहले सेगमेंट में x किलोमीटर जाता है, सेकंड सेगमेंट में, पहला सेगमेंट में x किलोमीटर गया, सेकंड सेगमेंट में x प्लस 30 किलोमीटर गया, और थर्ड सेगमेंट में x प्लस 60 किलोमीटर गया। ठीक है,
आफ्टर ईच सेगमेंट इट डबल्स इट्स स्पीड इन कंपेरिजन टू द प्रीवियस सेक्शन। अगर मैं मानता हूँ जो जब वो ये सेक्शन क्रॉस कर रहा था उसका स्पीड अगर एस था तो उसका स्पीड अभी कितना है 2s, अभी कितना है 4s जब वो यहाँ पे आ गया। तो बाय दिस मेथड हमने क्या किया, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड किया, तो मुझे ये क्या दे रहा है टाइम। तो कुल मिला के टाइम कितना लग रहा था उसको तब 16। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लास्ट तक कुछ ऐसा दिखेगा। क्यों मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, आपको वीडियो अगर आप पूरा देख रहे हो आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब देखो आगे क्या बोला है, ऑन द रिटर्न जर्नी द बस ट्रेवल्स द सेम सेगमेंट इन द रिवर्स ऑर्डर। मतलब अब x प्लस 60 किलोमीटर जो है ये जाता है x स्पीड से, x प्लस 30 किलोमीटर जो है ये जाता है 2a स्पीड से, और x किलोमीटर ओनली x किलोमीटर जाता है 4s स्पीड से। तब जाके उसको टाइम कितना लगता है 19 आवर्स। अगर इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे ना ठीक से तो आखिर तक कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है, सॉल्व करने के बाद आंसर्स s का 15 और x का 120 आना चाहिए, चेक कर लीजिएगा। तो अगर आप इतना कुछ कर चुके हो तो आपको क्या पूछा गया है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बस टू कवर x-3 एज इट यूजुअल स्पीड। x-3 मतलब 120 माइनस 30, 90 किलोमीटर जाना है, यूजुअल स्पीड कितना है 15, कितना टाइम लगेगा 6। कर सकते हो आप ऐसा क्वेश्चन। आपको बस ये इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए, और इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए ये भी मैं बहुत बार मेरे क्लासेस में या फिर ऑनलाइन भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो मैं आशा करता हूँ आप ये इक्वेशन सॉल्व खुद से कर लेंगे, है ना। चलो, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है अगर देखा जाए तो। ठीक है, चलो क्या बोल रहा है, ए बैग कंटेन 50 चीट्स विथ ए डिस्टिंक्ट नंबर फ्रॉम 1 to 50 written on it. 3 cheats are drawn at random simultaneously with replacement। मतलब क्या है इस चीज का with replacement, मतलब तुमने एक उठा लिया, मतलब तुम 50 से 49 नहीं सोच सकते हो, मतलब तुमको हर एक बार जो उठाओगे हर एक को 50 का ही लेवरेज देना पड़ेगा। मतलब फाइंड द, मैं बोल रहा हूँ इसको, मैं फिर से एक बार डिस्कस कर रहा हूँ। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में एक्चुअल में, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन द फर्स्ट ड्रॉ द चीट ड्रॉन कंटेन्स ए मल्टीपल ऑफ 5। तो आप खुद ही सोचो 5 से शुरू करते हुए 50 तक पहुंचना है आपको, या फिर 1 से लेके 50 तक पहुंचना है आपको, तो 5 will be the first multiple of 5 एंड 50 will be the last multiple of 5। तो 5 का मल्टीपल 5, 1 से 50 के बीच में कितना रहेगा 10। 2 का सॉरी सेकेंड ड्रॉ को क्या मिलना चाहिए 4। 4 का मल्टीपल 4 से 50 के बीच में कितना रहेगा 12 तक ही जा सकता है 48। 3 का मल्टीपल अप टू 50 कितना मिल सकता है 16 अप टू 48। मतलब ये 10, 12 और 16 यही मेरे लिए काम का चीज है। मतलब मैं अगर मेरे पास अगर टोटल 50 चीट्स है तो मैं फर्स्ट वन उठा रहा हूं और वो 5 का मल्टीपल हो, ऐसा ऑप्शन कैसे है 10c1 इंटू 5c1 इंटू, अब फिर से जो तुम लोगे ना, अगर बोल देता विदाउट रिप्लेसमेंट तब मैं 50 के जगह पे 50c1 की जगह पे मुझे एक हटा के 49c1 लेना पड़ता, लेकिन यहाँ पे बोला है विथ रिप्लेसमेंट। मतलब मान लेना है कि फिर से वो बॉल को तुम रख सकते हो, रख दिए तो कितना होगा टोटल 50। तो हर एक हिसाब जो होगा वो बेसिक जो फंडामेंटल बेसिक जो वैल्यू है जहां से हम क्वेश्चन शुरू कर रहे थे उसी के बेसिस पे लेना है। जैसे कि इस क्वेश्चन में 50 था, ठीक है, तो 50c1 है, अगर उसमें से मुझे 4 का मल्टीपल उठाना है तो है कितने 4 के मल्टीपल 12c1 और
3 का मल्टीपल कितने हैं? 16, 16 से 1 सॉल्व करेंगे अगर अब इसको, तो ये आंसर आना चाहिए। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, बस कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं मेंशन कर लीजिए। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में एक बार मेंशन करिए। मैं इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन और एक दो लेके आऊंगा मेरे अपकमिंग वीडियोस में फॉर श्योर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, a library has 2m plus 1 books with an average price of 40 rupees। ठीक है, तो 2m plus 1 बुक्स विद द एवरेज ऑफ 40 रुपीज, मतलब कुल मिला के ये बुक्स कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है इन टर्म्स ऑफ मनी, दिस मच। इफ इन वन मोर बुक्स विद एन एवरेज ऑफ प्राइस ऑफ 48 आर एडेड, मतलब ऐसा कुछ बोलना चाह रहा है, मतलब अगर इन वन बुक्स जिनका एवरेज प्राइस 48 है वो सिस्टम में चला आता तो इतना कुछ एक्स्ट्रा लेके आता, प्लस करके लेके आता। लेकिन ये जब लेके आता प्लस 48 n प्लस 48 इतना वैल्यू लेके आता ज़्यादा, तब वो सबका जो एवरेज है जो पहले 40 हुआ करता था वो उसको 42 कर देता, दो से इंक्रीज कर देता। और एक केस बोला गया है कि अगर मैं 3n-2 क्वांटिटी का मोर बुक्स लेके आता हूं जिनका एवरेज प्राइस 44 है, देन एवरेज प्राइस इंक्रीज बाय 1.6। तो बेसिकली ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है, इतना ज्यादा लेके आ रहा है सिस्टम में। ये ज्यादा लेके आने की वजह से जो पहले 2 बढ़ाता था अब ये 2 ना बढ़ा के 1.6 ही बढ़ा रहा है सबका एवरेज। तो अगर ऐसा है तो मुझे 8m माइनस 7n का वैल्यू बोलना है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का और कोई तरीका मेरे को नहीं दिखता है, क्योंकि इक्वेशन के बिना आप यहां तक 8m माइनस 7n तक पहुंच नहीं सकते। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं ना कहीं m का वैल्यू, n का वैल्यू ये सब पूछता तो मैं कहीं ना कहीं ऑप्शन से खेल सकता था with the help of the concept of system and its disturbance, जो कि एवरेज का फंडामेंटल है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ पूछा गया है जो आप ऑप्शन से डिराइव ही नहीं कर सकते हो, तो आपको वहां पे फंडामेंटल के ऊपर काम करना है और कोई चारा है नहीं। तो फंडामेंटल क्या है फिर? फंडामेंटल यही है, देखो नंबर 1 इक्वेशन आप बना सकते हो कि जब सब कुछ नॉर्मल था तो बस इतना ही वैल्यू था, लेकिन मैंने कुछ कुछ एक्स्ट्रा डाला, उसके वजह से सिस्टम में कितना एंट्री आया, कितना ज़्यादा एंट्री वैल्यू ऐड हुआ, इतना। तो ये होने के वजह से इतना वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू ऐड होने के वजह से मेरा जो पहला क्वांटिटी हुआ करता था वो कितना था 2m प्लस 1, लेकिन अब क्वांटिटी 2m प्लस 1 के साथ साथ n प्लस 1 भी है। और ये वैल्यू, ये तो क्वांटिटी है लेकिन ये क्वांटिटी में सबका एवरेज मैं 2 करके बढ़ा रहा हूं क्योंकि इतना मेरे पास एक्स्ट्रा आ चुका है। ठीक है, देखो इसका रिवर्स मतलब सेकेंड पार्ट, जब पहले सब कुछ नॉर्मल था तब तो अभी भी इतना ही है, लेकिन ये जो सेकेंड केस आया है जिसके वजह से मेरे सिस्टम में 132n माइनस 88 इतना ऐड हुआ है एक्स्ट्रा। अब क्वांटिटी कितना है? अब क्वांटिटी यहाँ पे भी 2m प्लस 1 तो था ही, लेकिन साथ साथ 3n माइनस 2 भी ऐड हुआ है। अब ये होने की वजह से सबका एवरेज पहले जो 2 करके बढ़ता था अब कितना करके बढ़ रहा है? 1.6 करके बढ़ रहा है, 1.6 करके बढ़ रहा है। तो अगर आप नंबर 1 और नंबर 2 इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो m का वैल्यू n 7 और n का वैल्यू 4 आपको मिल जाएगा, और आसानी से आप अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो आप आंसर बोल सकते हो, आंसर विल बी व्हाट 28। आप कॉन्सेप्ट समझ पाए कि नहीं ये आप एक बार वीडियो को देख लेना,
एक बार में समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को थोड़ा पॉज करके देख लेना, अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से मेंशन करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A wardrobe contains three types of clothes: shirts, pants, and shorts. The number of shirts, pants, and shorts are 2x. Shirts कितने हैं? Shirts 26, pant 3x, and shorts शॉर्ट्स कितने हैं? 2x। तो कुल मिला के टोटल अगर मैं देखूं तो टोटल कितना है? 26 प्लस 5x है नंबर ऑफ क्लोथ्स। बोल रहा है कि टू क्लोथ्स आर पिक्ड रैंडमली वन आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट। अब जब विदाउट रिप्लेसमेंट है तो मैं अगर मेरे पास पहले इतना था, पहले अगर मेरे पास जब मैं पहला पिक करा था तब मेरे पास अगर इतना था, तो जब सेकंड पिक में करूंगा कुछ भी करूंगा तो मेरा क्वांटिटी एक कम हो जाएगा। यही मैं बोल रहा था लास्ट क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में वहां पे था विद रिप्लेसमेंट। मतलब विद रिप्लेसमेंट में आप क्वांटिटी को, बेसिक क्वांटिटी को हमेशा जितनी बार भी आप चीजों को उठा रहे हो, पिक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, फंडामेंटली जो फर्स्ट क्वांटिटी था वो सेम ही रहेगा। लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट में ये कम होता जाएगा, एक एक करके कम होता जाएगा। एक उठाएंगे तो सेकंड बार 50 से 49 हो जाएगा, 49 से और एक उठाएंगे तो 48 हो जाएगा, ऐसा करके। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में 26 प्लस 5x इज द टोटल नंबर ऑफ क्लोथ्स अवेलेबल, बट जब सेकंड पिकिंग होगा तब टोटल नंबर ऑफ क्लोथ्स मस्ट बी 25 प्लस 5x, एक कम हो जाना चाहिए। देखो क्या बोला है, टू क्लोथ्स आर पिक्ड रैंडमली वन आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट, द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ द क्लोथ पिक्ड आर शॉर्ट्स। शॉर्ट्स मेरे पास है कितने? 2x। तो पहले 2x से ही ना हम एक उठाएंगे और ये जो टोटल था इसमें से ही एक उठाएंगे। तो अगर मैं 2x से एक उठा लिया तो मेरे पास अब शॉर्ट्स कितने बचते हैं? कुछ भी हो, एक अगर मैं उठा लिया तो 2x से एक ही कम बचेगा, एक तो कम बचेगा एटलीस्ट। अब जितना भी बच रहा है उससे भी मैं एक उठा रहा हूं क्योंकि दोनों ही मुझे शॉर्ट्स उठाने हैं। तो अब 26 प्लस 5x था पहले, लेकिन अब एक कम हो चुका होगा, 25 प्लस 5x, उसका C1। ये जो वैल्यू देगा मुझे, ये कितना है? 1/15। ठीक है, यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू 10 और -13/7 आएगा, जो कि ऑब्वियसली नहीं हो सकता। तो x का वैल्यू अगर आप 10 लेंगे तो टोटल आपको कितना मिल जाएगा? टोटल मिल जाएगा आपको 76 बाई दिस इक्वेशन, है ना। अब आपको पूछा क्या है, इफ टू क्लॉथ्स आर पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम द wardrobe, then find the probability that both are pants। आपके पास पैंट्स है कितने? 30। तो आप पहले जब टोटल 76 था उसमें से एक उठा रहे थे तो 76 C1 और पैंट्स 30 में से C1 एक उठा रहे थे। लेकिन जब आप सेकंड टाइम पिक करना शुरू करेंगे तब आपके पास 76 बचेगा नहीं, 75 बचेगा, उसमें से एक उठाएंगे और पैंट भी 30 नहीं बचेगा, आप तो पहले एक उठा चुके हो ना, तो ये 29 C1 मिलेगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ठीक से तो आपको ये कहीं ना कहीं 29/190 कुछ आंसर मिलने वाला है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, आई होप, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, pipes A and B alone can fill the empty tank in X and X plus 15 hours respectively. Whereas pipe C alone can empty the full tank in 70 hours. Pipes A, B and C are open together, but after 30 hours, pipe B is closed. Pipe C is also closed 20 hours before the tank is filled. Find the value of x if the tank is filled in 132 hours। अब पहला फाइंड आपको ये करना है कि
कौन सा ऐसा पाइप है जो पूरा का पूरा टाइम चल रहा है, दैट इज ए को मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बंद नहीं कर रहा हूँ, उसको लेकर कुछ छेड़छाड़ नहीं हुआ है। बी के साथ कितना हुआ है, बी कितना चला है, ये 132 आवर्स तक ही चला है, क्योंकि टोटल टाइम फिल करने तक वो बचा हुआ था, वो चल रहा था। बी के साथ क्या हुआ है किस्सा, एबीसी को सब कुछ एक साथ ओपन किया गया, लेकिन 30 आवर्स के बाद बी को क्लोज कर दिया गया, तो 30 आवर्स तक ही चल रहा होगा बी। और सी खत्म होने के मतलब टोटल जो 132 आवर्स लगता है उसका खत्म होने से 20 घंटा पहले उसको भी बंद कर दिया गया, मतलब सी चला है इतना, ठीक है ना। तो अगर ऐसा है तो पाइप ए कैन अलोन फिल द टैंक इन x आवर्स, तो उसका एफिशिएंसी कितना है 1/x। बी का एफिशिएंसी कितना है इतना, और सी का एफिशिएंसी कितना होगा 1/70। ए चला कितना देर तक है 132। एफिशिएंसी क्या होता है, 1 घंटा में कितना चलता है, यही तो एफिशिएंसी है। तो वो 1/x है, तो 132 आवर्स में कितना काम कर चुका हुआ होगा वो, दिस इज शोइंग बाय दिस क्वांटिटी, है ना। सिमिलर फैशन में बी 30 आवर्स चला है, 1 घंटे में वो 1/x+15 काम कर लेता है, 30 आवर्स में कितना कर लेगा, इतना कर लेगा। और सी कितना घंटा चला है 112 घंटा, लेकिन चल के वो सिस्टम में माइनस इफेक्ट डाल रहा है, तो ये 112/70, ये सब कुछ मिला के तभी तो टैंक फिल हो पा रहा है। टैंक फिल हो रहा है मतलब सब कुछ मिला के 1 आएगा, क्योंकि 1 को मैं टोटल मानता हूँ इन रेशियो मेथड, है ना। तो अगर आप उसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा 60, और भी वैल्यू आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। दूसरा वैल्यू आएगा ऐसा कुछ जो कि एकदम इरिलेवेंट है, x का वैल्यू फिर कितना आएगा 60। आप आंसर मार्क करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो इतना ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर आपका कंसेप्ट होना चाहिए मेंस के पेपर को सॉल्व करते टाइम, है ना। आप चीज़ों में उलझे रह जाएंगे अगर आप इस क्वेश्चन में दूसरा कुछ मेथड यूज कर रहे हो तो, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉरी, अब ये क्वेश्चन थोड़ा फंडामेंटल के ऊपर है। आज का मैक्सिमम क्वेश्चन ही फंडामेंटल के ऊपर था, लेकिन ये क्वेश्चन और भी बेसिक, एकदम बेसिक फंडामेंटल के ऊपर है। देखो क्या बोल रहा है कि 2 स्टेशंस x and y are d किलोमीटर apart. Train A departs from x towards y at a speed of 90 km per hour and halts for 4 minutes after every 45 minutes, 45 किलोमीटर। और ये भी बोल दिया गया है कि ट्रेन बी भी डिपार्ट्स फ्रॉम वाई टूवर्ड्स एक्स एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर बट स्टार्ट्स 10 मिनट्स आफ्टर ट्रेन ए डिपार्ट्स। ट्रेन ए छोड़ने के 10 मिनट बाद ही बी शुरू करता है, उसके पहले शुरू नहीं करता है। बोथ ट्रेन्स मीट एग्जैक्टली 1 hour 50 minutes after train A starts and the number of stoppage train A made before meeting train B is exactly 3। तो मुझे पहले ये बताओ कि ट्रेन ए कितना देर के लिए स्टॉप होकर रखा है। ट्रेन ए स्टॉप्स फॉर हाउ मेनी मिनट, तीन बार स्टॉप हुआ है, एक एक बार 4 मिनट का हॉल्ट लेता है, 12 मिनट स्टॉप किया है। तो टोटल जर्नी उसका कितना मिनट का था 1 hour and 50 मिनट, मतलब 110 मिनट। 110 मिनट में तो 12 मिनट स्टॉप ही रहता है, तो ट्रेन ए एक्चुअल में चलता कितना देर है 98 मिनट ही चलता है ना। तो ये 98 मिनट में वो ए ने ए का टाइम इतना है, एक्चुअल टाइम जितना वो ट्रैवल किया है, तो ए कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा 98 मिनट को मैं 60 में कन्वर्ट कर लूंगा क्यों, क्योंकि जो स्पीड है वो 90
किलोमीटर पर आवर में देके रखा है। ठीक है, तो ये अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो आपको 147 किलोमीटर मिलेगा शायद, देख लेना, ये काट कूट के 147 किलोमीटर मिलेगा। सिमिलरली बी, बी का क्या हिस्सा है, 110 मिनट तो एक से स्टार्ट होने के बाद 110 मिनट लगता है, लेकिन बी तो पहले से ही 10 मिनट लैगिंग चल रहा होता है, 10 मिनट बाद ही शुरू किया है उसने जर्नी। तो टोटल जो 110 मिनट लगता है उसका उसका 10 मिनट तो कम चलता चला होगा बी। तो बी कितना चला होगा एक्चुअल में, 100 मिनट चला होगा। तो बी 100 मिनट चला है, लेकिन बी 100 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है, तो यहाँ पे भी कितना 100/60 तो करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे बी का स्पीड कितना है 72। तो ऐसा करने से मुझे बी का किलोमीटर मतलब डिस्टेंस कितना मिल रहा है 120। तो टोटल डिस्टेंस कितना बना 140 प्लस 120 दैट इज 267। 267 इज द टोटल डिस्टेंस, इतना मुझे मेरे पास डेटा है। अब मुझे बोला गया है कि नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर ऑफ डी इज 225। 276 का नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 256, जो कि 16 का स्क्वायर होता है। तो नंबर 1 इज नॉट करेक्ट। ठीक है, एलसीएम ऑफ डी माइनस 7 मतलब 260 एंड डी प्लस 3 मतलब 270 इज 7020। अब अगर आप इस जीरो को हटा के थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा कि 260 और 270 का जो एलसीएम होता है वो 7020 ही होता है, क्योंकि 26 × 27 करके आपको 26 × 27 करके आपको 702 मिल जाएगा, है ना। तो नंबर बी इज करेक्ट। सम ऑफ द ईच डिजिट ऑफ डी इज 15, मतलब डी में 2, 6 और 7 मिला के 15 आ रहा है। हाँ, ये भी करेक्ट है। तो देखो आप, ये क्वेश्चन में कुछ बहुत बड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं लगा था कि आपसे नहीं हो पाएगा, ये बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन था। और क्वेश्चन पूछने का जो ढंग है ना, वो देख के बच्चे घबरा जाएंगे कि ये क्या पूछ लिया मेरे से। तो आपको ये सब ऐसा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहना चाहिए फॉर मेंस एग्जाम। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ऐसा क्वेश्चन और इससे भी टफ लेवल का क्वेश्चन लगा रहे हो मॉक में। मुझे लगा ये सब क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है आपके एग्जाम से पहले, तो मैंने आज ऐसा कुछ क्वेश्चन लेके डिस्कस किया। मैं कोशिश करूंगा आपका जो मेंस है, एसबीआई का मेंस या फिर आईपीएस का मेंस, उसके पहले इसी लेवल पे कुछ और मैं वीडियो लेके आऊँ जहाँ पे बस मैं मेंस सेंट्रिक डिस्कशन करूँ जो आपको पेपर में हेल्प करेगा। चलो, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप अपने दोस्तों के साथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लोग प्रिपरेशन घर से कर रहे हैं, बहुत दूर रह कर रहे हैं, या फिर बहुत दिनों से कहीं पे जॉब प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन लास्ट में जाके कुछ मार्क्स के लिए नहीं हो रहा है, उन सब लोगों के साथ या फिर जो बिगिनर भी है उनके साथ भी शेयर करिए, ताकि ये जो वीडियो में मैं कॉन्सेप्ट कुछ मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे और मैक्सिमम लोग इनका बेनिफिट उठा सकें। और ऐसा नहीं है कि ये वीडियो या फिर जो जैसे मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ यहाँ पे वैसा ही पेपर में आएगा, लेकिन हाँ, जो मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको, वो कहीं ना कहीं अगर आप एक एक क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे तो आपको किसी ना किसी एग्जाम में इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा, एंड दैट इज माय गारंटी। तो चलो, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग दिस वीडियो टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।